So have anybody tried the fractions? सर कल वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दिए, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन फंस गया था वो मैंने भेज दिया है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन के बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, सही है। फ्रैक्शंस करते हैं जनाब। ऑफ टेड्स सैलरी 1/10 इज, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कराने की जरूरत है तो बताइए। नो सर। Okay, moving on to question number 2. ठीक है भाई, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कितनी सैलरी थी उसकी, ये पूछा जा रहा है ना। तो हमें सैलरी नहीं पता, वो ये कह रहे हैं कि सैलरी का 1/10 उसने खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका भी 1/10 खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका 1/3 भी खर्च कर दिया, और आंसर आया 648। तो फिर 648 बेसिकली क्या है? जब उसने 1/10 खर्च कर दिया तो सैलरी में से उसने सैलरी का खर्च किया कितना? 1/10। जब उसने सैलरी का 1/10 खर्च कर दिया तो ये जो भी चीज़ थी इसका दोबारा से उसने खर्च कर दिया। क्या खर्च कर दिया? इसका दोबारा से 1/10, तो अब वो बन जाएगा सैलरी का 1/100। फिर दोबारा से खर्च कर दिया इसी का 1/3, तो वो बन जाएगा 300। तो अगर मैं इन सब में से कॉमन ले लूं एस को, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 1 - 1/10 -1/100 -1/300। मेरे ख्याल है बड़े आराम से आप यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई मसला इसमें? देखो बेटा, ये मेरी टोटल सैलरी थी। देखो बेटा, ये थी मेरी टोटल सैलरी एस। वो कह रहा है कि सैलरी में से सैलरी का 1/10 उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे। अच्छा, 1/10 ऑफ द रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर हमारे पास 9/10 है, तो मजीद उसने खर्च किया 9/10, तो ये हो जाएगा 9/100। अच्छा, 100 क्यों ले रहे हैं? अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, 1/10 जब निकल जाएगा तो 9/10 बच जाएगा। अब वो कह रहे हैं 9/10 का 1/10। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो 9/10 का 1/10 बनेगा 9/100।
फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरे पास बचेगा 91/100। 91/100 का वो कह रहे हैं 1/3। तो 91/100 को जब दोबारा से करूँगा तो ये हो जाएगा 91/300, क्योंकि रिमाइंडर है। बात समझ आ रही है? अब इसको आप सब फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली एलसीएम जो है वो 300 आएगा। कोई मसला है इस पर? बात समझ आ गई है? उमर बेटा बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को मसला? अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, करा दीजिएगा। 3 भी करवा दूं? वो कह रहे हैं अ पोस्ट हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ in mud, 1/3 of its length in water, and 3 whole number 1/3 meter above the water. Find the whole length of the post. देखिए टोटल लेंथ होती है 1 के बराबर ना, टोटल लेंथ होती है 1 के बराबर। मिसाल के तौर पे 1 रेशो है, तो हमारे पास अगर हम अबव का रेशो निकालें तो अबव का रेशो आएगा 1 - 1/2 माइनस 1/3। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अबव वाला पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, तो कितना आएगा ये? एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा हमारे पास एलसीएम। ये हो जाएगा 6 - 3 - 2, कितना हो गया बेटा? 1/6 हो गया। तो अबव का जो पोर्शन है 1/6 हो गया, तो वो कह रहे हैं कि 1/6 ऑफ टोटल जो है वो बराबर है 3 होल नंबर 1/3। 3 होल नंबर 1/3 का मतलब है 10/3। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को मसला? Yes, class, are you understanding it? Or is there any problem? You may ask me if you want to. और अगर आप लोग सर आंसर्स बता दें 2 और 3 के, ओके इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर्स चेक करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 - 1/10 - 9/100 और -91/300। जो भी वैल्यू है 648 वर्ड का आंसर। सर ये आपने 9 और 91 क्यों लिया? यार एक सेकंड, एक मिनट में। देखिए मेरे पास टोटल सैलरी थी 1, जो रिमाइंडर है ये कह रहा है कि मेरे पास जो टोटल थी 1 में से मैंने 1/10 निकाल दिया। पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आफ्टर हाउस रेंट। आफ्टर हाउस रेंट मेरे पास 1 में से माइनस हो जाएगा 1/10। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा 9/10। क्या ये बात समझ आ गई? फिर वो जी कह सर। रहा है, वो ये कह रहा है 1/10 ऑफ द रिमाइंडर आफ्टर कन्वेंस कितना रह जाएगा मेरे पास?
अब 1 में से माइनस होगा कितना? जो टोटल था उसमें से 1/10 जा चुका है, तो हमारा 9/10 बच गया। 9/10 में से टोटल सैलरी में से मेरा पास 1/10 चला गया। अब जो मेरी सैलरी बची है वो 9/10 बची है, रिमाइंडर का 1/10। तो आफ्टर कन्वेंस मेरे पास 1 में से अब माइनस होगा 9/10, तो माइनस हो ही रहा था। अब 9/10 में से उसका 1/10 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 9/100। ठीक है सर, 1/10 आगे समझ। ठीक है, थैंक यू। ऑफ 9/10, तो ये हो जाएगा 9/100। सर ठीक है, कैसे 9/10 में से 1/10 माइनस नहीं होगा? क्या करें बेटा? सर ये आपने 1/10 ऑफ 9/10 कैसे किया है? ये जिसने लिखा है 1/10 ऑफ द रिमाइंडर कन्वेंस। देखो देखो बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ? 1/10 ऑफ द रिमाइंडर स्पेंड ऑन कन्वेंस। तो 1/10 ऑफ द रिमाइंडर जो है 1/10 ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास? 9/10 है ना। मुनीब, आर यू गेटिंग इट? जी सर, हाँ क्या ये बात समझ आ गई तुम्हें? जी। तो का 1/10 निकालना है ना मुझे, क्योंकि रिमाइंडर का 1/10 यूज हो रहा है। तो 9/10, ऑलराइट सर, थैंक यू। तो ये 9/100 बेसिकली पोर्शन यूज हो गया कन्वेंस के अंदर ऑफ द सैलरी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन पे यूज हो गया। एजुकेशन पे जो यूज हुआ वो कह रहा है कि रिमाइंडर, तब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है? सर इसका वैसे कोई और तरीका है करने का? सोच लेते हैं। 1/10 ऑफ द पोर्शन मैंने निकाल दिया हाउस रेंट पे। फिर जो रिमाइंडर निकला तो मैं पहले माइनस करूँगा 1 माइनस 1/10 ऑफ द पोर्शन। फिर उसके बाद मैंने माइनस किया 9/100, तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। मिस्टेक है यहाँ पर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से, क्योंकि इसका 1/3 मैंने यूज़ किया है। और फिर उसके बाद जो आंसर्स आएंगे मेरे में वो मैं माइनस करूँगा। समझ आ रही है बात? यहाँ मिस्टेक है, दोबारा से कर लेते हैं। देखिए भाई, हाउस रेंट है हमारे पास 1/10 ऑफ द इनकम, वो मैंने माइनस कर दिया। तो अगर मेरे पास जो भी इनकम थी फॉर सपोज आई, अगर मैंने उसमें से 1/10 ऑफ द इनकम माइनस कर दी, तो मेरे पास बच गया 9/10 ऑफ द इनकम। अब ये जो 9/10 ऑफ द इनकम है, मैं इसका निकाल रहा हूँ 1/10, तो मेरे पास बन रहा है 9/100 ऑफ द इनकम। अब मेरे पास जो मुझे सर एजुकेशन है, ब्रैकेट में 81/100 आ रहा है। कौन से ब्रैकेट में? ये जो ब्रैकेट सॉल्व किया इसमें 81। इसकी बात कर रहे हैं? वही बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। अब एजुकेशन जो है वो हमारी क्या होगी? हम एजुकेशन में क्या करेंगे कि हम पहले यूज़ करेंगे जो भी हमारी इनकम थी। इनकम में से हमने क्या किया था? हमने निकाला था 1/10 ऑफ द इनकम, जो कि हमारा जा रहा था हाउस रेंट में। फिर उसके बाद हमने 9/100 ऑफ द इनकम निकाल दिया। तो अब ये जो रिमाइंडर बचा है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से, तो मेरे पास आ जाएगी एजुकेशन वाली वैल्यू। कितनी आ रही है बताइए? तो सर आप ये भी तो कर सकते थे, 9/100 का आप 1/3 निकाल लेते। नहीं 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 नहीं, वो तो कन्वेंस की वैल्यू है, फ़र्क समझो। कन्वेंस की वैल्यू का 1/3 नहीं निकालना, वो कह रहा है फर्दर रिमाइंडर 1/3 ऑफ द फर्दर रिमाइंडर। 1/3 ऑफ द फर्दर रिमाइंडर का मतलब है हाउस रेंट देने के बाद, कन्वेंस देने के बाद। सर इसके अलावा हम अच्छा कोई ठीक। समझ जी नहीं आ बेटा, रहा। क्या कह रहे हो उमर? सर मैं कह रहा हूँ जी इसके उमर, क्या अलावा कह रहे? सर मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कौन सा तरीका हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर।
मैं आपको शुरू से दोबारा बता दूं इसके अलावा कोई और मेथड है सर इसका? यार, हो सकता है होंगे, मेरी नज़र में तो फ़िलहाल नहीं आ रहा मुझे। ठीक है आपको दोबारा से बता दूं? जी सर प्लीज। ठीक है, देखो बेटा, हमारी इनकम थी आई। आई वॉज माई इनकम। सही है उमर? उमर, आर यू लिसनिंग टू मी? जी सर सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इनकम में से 1/10 जो है वो मैंने दे दिया किसको, हाउस रेंट को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो हाउस रेंट जा रहा था वो बेसिकली कितना जा रहा था, वो जा नाइन रहा था, अपॉन टेन नहीं नहीं बेटा, 9/10 नहीं जा रहा था, 1/10 जा रहा था। जी 1/10 जा रहा था, सॉरी सर, हाँ सही है। 1/10 देने के बाद कितना रह गया, 9/10 9। हो जाएगा मान। कन्वेंस में मैंने इस रिमाइंडर का 1/10 दिया। ठीक है सर। तो इसका 1/10 निकालूंगा तो ये 9/100 बन जाएगा। कन्विंस कर, ठीक है। बात समझ आ गई? अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन पे फर्दर रिमाइंडर का, तो फर्दर रिमाइंडर कैसे निकलेगा कि जो भी इनकम थी उसमें से मैंने हाउस रेंट भी निकाल दिया और उसमें से मैंने कन्वेंस भी निकाल दी। तो अब ये मेरा रिमाइंडर हो गया। दोबारा सुन लो, ये मेरी इनकम थी, इनकम आई थी बेटा। जी उमर, सर, जी बेटा सर, इसमें से इसमें 1/10 हमने किसको दिया था? सर इसमें से हमने 1/10 हाउस रेंट को दिया था। ठीक है, 9/100 किसको दिया था? सर कन्विंस थी ना, वन अपॉन तो टेन को। अब जो रिमाइंडर बचा वो यही होगा। जी सर यही वो होगा। कह रहा है इसका 1/3 हमने किसको दिया? या एजुकेशन। एजुकेशन। ये बताओ कि कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, किसी ने सर बताया था मुझे। कैलकुलेट में एक मिनट 2 मिनट। देखो, 100 - 10 करेंगे, ये 81 आएगा। 81/100। ये 81/100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ रहा है? 27/100। 81/300। 27/100 आ जाएगा ना? हाँ सर हाँ हाँ सर, 81/100 ही आएगा। अब नहीं समझ नहीं, आ गया सर। कैंसिल हो जाएगा। 81/300 आएगा ना सर? हाँ, तो कैंसिल हो जाएगा ना मेरे बच्चे। कैंसिल हो अच्छा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि 648 जो है वो बेसिकली रिमाइंडर है ऑफ इनकम। तो रिमाइंडर ऑफ इनकम कैसे आएगा मेरे पास कि मैंने पहले 1 में से निकाला 1/10, 81 अपॉन, ये मेरा जो रिमाइंडर था फाइनल था 81/100, जो कि किसके बाद था, हाउस रेंट के बाद भी था और जो मेरा हाउस रेंट भी दे दिया था मैंने और मैंने कन्वेंस भी दे दी थी। उसके बाद मेरा रिमाइंडर बचा था और अब मैं आखिर में उसमें से माइनस करूंगा 27/100। 27/100 क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि ये मेरा आखिरी एजुकेशन वाला काम था। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई सर। तो अब मुझे बताओ कितना आ रहा है ये आ रहा है जनाब 648। 81 में से 27 को माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा? 54 आएगा। 54 आ रहा है। सर ये लास्ट पार्ट रिपीट करते हैं। देखो बेटा, 648 वो कह रहा है सब कुछ खर्चे दे दिलाने के बाद मेरे पास बचे। तो 648 क्या चीज़ है बेटा? रिमाइंडर ऑफ द इनकम है। कुरुतलैन, आर यू गेटिंग? अब जो रिमाइंडर है बेसिकली वो क्या था मेरे पास, 81/100 मेरे पास था बेसिकली वो अमाउंट जो कि मुझे हाउस रेंट देने के बाद और कन्वेंस देने के बाद बचा था। क्या ये बात समझ आ गई? तो अगर तुम आसानी चाहते हो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आफ्टर हाउस रेंट एंड कन्वेंस मेरे पास कितने पैसे बचे? मेरे पास बेसिकली बचे ये चीज़। मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचा 81/100 ऑफ द इनकम। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली। अब बात समझ आ गई? ठीक है,
तो मेरे पास रिमाइंडर बेसिकली कैसे आएगा, 81/100 हाउस रेंट और कन्वेंस में दे दिया था मैंने, 27/100 मैंने दे दिया एजुकेशन में। तो अब मेरे पास कितनी इनकम बची, 54/100 बच गई ऑफ द इनकम बच गया। क्या ये बात समझ आ गई? यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, 648 मल्टीप्लाई होगा 100 से, डिवाइड होगा 54 से, डिवीजन कीजिए और जनाब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1200। सर ये एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, इस पैसेट से अगर करेंगे तो 1 मिनट में, मेरे हिसाब से तो सर 1 मिनट में नहीं होगा सर। कोई अगर देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं अभी तो क्योंकि समझा रहा हूँ, समझाने में और करने में टाइम लगता है बेटा। हमें यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है और कोई टाइम नहीं लग रहा मुझे। बेसिकली मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं 10 मिनट लग रहे हैं मुझे समझाने में। अगर यही क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तेज होगी तो सवाल सॉल्व होगा उमर। इसमें जी बताएं सर ठीक है। कौन सी हाई फाई कैलकुलेशन की हमने, कोई भी कैलकुलेशन नहीं की। जी सही सर। ठीक है, ये तो देखो बेसिकली मैं यहाँ पर वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। आप जब सॉल्व करोगे आप वर्किंग थोड़ी करोगे इतनी, आप तो ज्यादातर काम अपने दिमाग में कर रहे होगे। और मामा क्या चीज रिपीट करनी, पूरा सवाल रिपीट करना है? उमर हैव यू अंडरस्टूड? बिल्कुल सर। अच्छा देखो उमामा दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझना चाहती हैं तो मैं उमामा को दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो बेटा हाउस रेंट था 1/10। तो हाउस रेंट हो गया इनकम का 1/10। फिर वो कह रहे हैं कि हाउस रेंट देने के बाद, तो हाउस रेंट देने के बाद मुझे बच गया 9/10। वो कह रहा है कन्वेंस है 9/10 का 1/10, तो कन्वेंस ले जाएगा 9/100। क्या ये बात समझ आ गई उमामा? जी उमामा बोलिए। 1/3 है या 1/10 है? बेटा ये 1/10 लिखा हुआ ना, 1/10 ऑफ द रिमाइंडर टू द कन्वेंस। बात समझ आ गई? अच्छा जी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो 1/10 था वो हमने दे दिया। 1/10 के बाद हमारे पास बच गया 9/10। फिर वो कह रहा है कन्वेंस में हमने 1/10 ऑफ दैट 9/10 यूज करना है, तो वो बेसिकली 9/100 यूज कर रहा है। तो आफ्टर हाउस रेंट एंड कन्वेंस का मतलब है कि हमारे पास जो भी इनकम थी उसमें से 1/10 जो है वो हाउस रेंट में चला गया और 9/100 जो है वो हमारा चला गया कन्वेंस में। हमारे पास जो अब पोर्शन बचा है वो 81/100 बचा है। फिर वो कह रहा है जो बचा है 81/100 उसमें से तुम मजीद एजुकेशन को दे दो 1/3। जब मैं एजुकेशन को मजीद 1/3 दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 27/100। क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें? अच्छा अब मुझसे पूछ रहे थे उमर, अगर मेरे पास सर कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है तो ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि आपने करना ये है कि आप टोटल कंसिडर कर लें 100 को। सुन रहे हैं भाई उमर? तो होगा क्या कि आफ्टर हाउस रेंट अगर आपने करना ये है कि भाई आपने 1/10 दे देना है, तो 1/10 ऑफ 100 कितना होता है जब आप दिमाग में कर रहे हैं? 1/10 ऑफ 100 कितना होगा बेटा, 10 होगा। तो 10 आपने दे दिया तो आपके पास 90 बच गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कन्वेंस पे किया। कन्वेंस पे आपने कितना पे किया, वही बता रहा हूँ मैं कि हम टोटल को 100 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो हाउस रेंट मैंने 10 दे दिया तो उसके बाद 90 बच गया। अब वो 90 का 1/10 करे तो मैंने 9 दे दिया, तो मैं -9 करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 81।
उसके बाद फिर मैं आगे एजुकेशन पे, तो एजुकेशन में मैंने कितना दिया, 1/3 दिया, तो मैं माइनस करूँगा 1/3, तो क्या माइनस कर दूँगा, 27 कर दूँगा, तो मेरे पास बचेगा 54। तो इसका मतलब 54 अपॉन 100, 54 अपॉन 100 ऑफ इनकम बेसिकली बराबर है 648 के। क्या ये मेथड छोटा लग रहा है आपको उमर? उमर आर यू सही देयर? ये वाला इजी है, समझ वोल्टेज आ वाला। गया? हाँ जी समझ सर। आ गया, क्लियर है? उमर, उमर आर यू क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को मसला, अच्छा 3 का आंसर पूछ रहे थे, कौन पूछ रही थी? लारे, लारे पूछ रही थी। 10/3 मतलब 6 हो जाएगा 20, तो बेटा यहाँ पर जो टोटल आ रहा था वो आएगा 20। आंसर चेक कर लीजिए भाई, सही है। और यहाँ पर जो आंसर था वो 1200 था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कराना है भाई किसी को? कितने क्वेश्चन है? फ्रैक्शंस 2 भी है, अच्छा हाँ ठीक है। मोस्टली आज करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग एटलीस्ट खुद भी तो कुछ करेंगे। हाँ भी बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 किसी को? मैंने ट्राई किया क्वेश्चन 4 बट आंसर नहीं आया। अच्छा देख लेते हैं बेटा। वो कह रहे हैं कि आई रेड 3/8 ऑफ द बुक ऑन 1 डे एंड 4 अपॉन, सर मेरा 3 का 20 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा लारे? आपने कैसे किया, कैन यू शेयर विद अस? एक पोस्ट का जो हाफ है वो मड में लेंथ है, तो अगर मैं तुम्हें इस तरह कराऊं कि भाई मेरे सर पास, मैंने 1 में से 1/2 और 1/3 माइनस किया तो 1/6 आ गया, और 1/6 ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 10/3 किया तो 20/3 आ रहा है। 20/3 क्यों सॉरी, आएगा? 60/3 आएगा ना? सही है सॉरी सॉरी, क्या? कैलकुलेशन एरर था, थैंक यू। अच्छा देखो बेटा, वो कह रहे हैं आई रेड 3/8 ऑफ द बुक ऑन 1 डे एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर डे। इफ देयर नाउ 30 पेजेस वर अनरेड, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन? देखो अगर हम कंसिडर कर लें टोटल ना, टोटल हमने कंसिडर कर लिया लेट से 100, तो 3/8 का मतलब है, अच्छा अब आपको मसला होगा 3/8 में। अच्छा जी चले, 100 कंसिडर नहीं करते। हमने किया भाई पहले 1 माइनस 3/8 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 5/8 आ गया। ठीक है जी, फिर 5/8 का हमने रिमेनिंग ऑन अदर डे, तो 5/8 का हम निकालेंगे क्या चीज़, 4/5, तो कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। अच्छा जी, उसके बाद 30 पेजेस रह गए, तो बेसिकली मेरे पास जो 30 पेजेस रह गए वो बेसिकली क्या है, वो 1 में से माइनस होगा हमारे पास 5/8 और माइनस होगा 1/2। 1/2 को अपनी आसानी के लिए आप बना लीजिए 4/8, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, तो हम करेंगे 4/8। ओहो ये तो माइनस में आ रहा है, क्या गलती की है मैंने। आई रेड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन 1 डे, तो मेरे पास 5/8 बच गया। 5/8 का 4/5, 5/8 का 4/5 सही तो किया है मैंने। टोटल बुक थी 1 में से 3/8 मैंने रीड कर लिया। सर वो 5/8 की जगह लास्ट वाले स्टेप में 3/8 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नहीं 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 सही, अच्छा हाँ सही 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 सही, क्योंकि जो उसने रीड किया सॉरी 8 ये हो जाएगा जनाब 1/8। फाइनल आंसर आएगा मेरे पास, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1/8, तो बेसिकली मैं बोलूँगा 30 जो है बेसिकली बराबर है 1/8 ऑफ टोटल, तो 240 इज द आंसर। ओके लारिफ क्लियर है?
तो सॉरी दानियाल, क्लियर है? अच्छा जी, वापस समझा दें। देखो बेटा, 3/8 है बुक का, तो 1 में से 3/8 माइनस हो गया, जो रिमाइंडर बचा वो 5/8 है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो रिमाइंडर है आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है सेकंड रीडिंग का। तो सेकंड रीडिंग क्या था? 4/5 था किसका? बकिया हिस्से का, तो वो आ गया 1/2। फिर मैंने फर्स्ट रीडिंग भी माइनस कर दी, मैंने सेकंड रीडिंग भी माइनस कर दी अपने टोटल में से, तो मुझे वो वैल्यू मिल गई जो कि मेरे पास रिमाइंडर थी। तो रिमाइंडर बेसिकली मेरे पास हो गया 1/8, क्योंकि मैंने 3/8 पढ़ लिया था पहले हिस्से में और 4/8 पढ़ लिया था बाकी हिस्से में, तो मेरे पास बच गया 1/8। बात समझ आ गई शाहजार? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को मसला? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को मसला? वो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द 8 है, तो पहले में जब हाफ माइनस करेंगे तो अब हमारे पास हाफ रह जाएगा, दोबारा उसका हाफ करेंगे तो 1/4 रह जाएगा, दोबारा करेंगे तो 1/8 रह जाएगा, और दोबारा करेंगे तो 1/16 रह जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो आंसर आएगा हमारे पास 15/16। ये हमने पहला हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, 4 दफ़ा हाफ करके निकाल दिया, तो हमारे पास 15/16 क्वेश्चन रह गया। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ख्याल है सेम तरीके से होगा, सारे सेम तरीके से होंगे। फिर भी आप देख लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो मैं करा देता हूँ। या एक काम करते हैं, मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है कि आज की क्लास ज़ाया होने से बचाते हैं। ये काम मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक तक छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीक तक सारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करके रखें और फिर अगली क्लास में हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सर मैं तो कहता हूँ अभी शुरू कर ही दिए तो खत्म कर देते हैं। देखो, मेरे कराने में टाइम ज़ाया होगा ना, क्योंकि हर बच्चा चाहेगा कि हर सवाल करा दूँ मैं, लेकिन लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब तुमने करे हुए होंगे ना, तो सर ये तो 1/16 आ रहा है। बेटा ये पढ़ो ना लारिब, व्हाट अमाउंट fraction of the original amount has been removed after the 4 strokes। तो हम सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ठीक है, आई डिडंट कैलकुलेट इट एक्चुअली। अच्छा जी, उमर, आर यू गेटिंग मी कि मैं क्या चाह रहा हूँ? कि आप जब करेंगे ना तो होता क्या है, मिसाल के तौर पे 24 सवाल है ना, तो जब आप खुद करने बैठेंगे 24 में से आधे तो हो जाएंगे एटलीस्ट। ये फ्रैक्शंस 2 में मेरे ख्याल है क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं हुए हुए, मैंने गलती से देखे नहीं है। रिपीट हुए हैं या कुछ रिपीट हुए हैं? जी सर रिपीट है। सारे रिपीट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर अच्छा सारे रिपीट हैं। अल्लाह अकबर, सॉरी भाई, कर लेते हैं फिर कंप्लीट इसको। अच्छा भाई बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को मसला? मुझे लगा 24 सवाल है, कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। अभी 7 में किसी को मसला? 6 में किसी को मसला? 6 करवाना है, अच्छा ठीक है।
वो कह रहे हैं इफ 1/3 ऑफ द लिक्विड कंटेंट्स ऑफ अ कैन evaporates on first day, 3/4 of the remainder evaporates on the second day. The fractional part of the original contents remaining at close of the first day. देखो पहले तुम निकालोगे फर्स्ट डे का, तो वो कह रहा है 1/3 है, तो फर्स्ट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/3। उसके बाद तुमने निकालना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना बचेगा, 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 हो जाएगा। उसके बाद तुमने क्या किया सेकंड डे, तो सेकंड डे तुम्हारे पास कितना है 3/4, तो 2/3 का निकालोगे तुम 3/4, तो ये बन जाएगा बेसिकली 3 से 3 कैंसिल, 3/4 ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का 3/4 तुमने निकाला तो ये बच गया 1/2। तो अब तुम्हारे पास वो कह रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट रिमेनिंग एट क्लोज ऑफ द सेकंड डे, तो अब तुम्हें रिमाइंडर निकालना है सेकंड डे के बाद का। तो बेसिकली कैसे निकलेगा, 1 में से 1/3 भी चला गया और 1/2 भी चला गया, तो आंसर आएगा 1/6। इज दैट फाइन? बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन 7 कह रही हैं बिस्मा, वो कह रहे हैं द इंडिकेटर ऑफ एन ऑयल टैंक शोज 1/5 फुल आफ्टर अ ट्रक डिलीवर्स 165 gallons of oil. The indicator shows 4/5 full. What is the capacity in gallons of the tank? उल्टी बात नहीं लिखी हुई है, द इंडिकेटर ऑफ एन ऑयल टैंक। अच्छा ऑयल टैंक की बात हो रही है। इंडिकेटर जो है वो 1/5 फुल था। आफ्टर अ ट्रक डिलीवर्स 165 ऑफ ऑयल, द इंडिकेटर शोज 4/5 full. What is the capacity in gallons of the tank? बेसिकली पहले हमारे पास था 1/5 ऑफ टोटल, उसके बाद 1/5 ऑफ टोटल में 165 आ गया, तो 1/5 टी में हमारे पास प्लस हो गया 165, और मेरा जो आंसर आया वो आया 4/5 ऑफ टी। तो इसका मतलब आई कैन से कि 165 जो है वो बेसिकली 3/5 ऑफ टी है। तो अगर मुझे टी निकालना है तो मैं 165 को डिवाइड करूंगा 3 से, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा 275। क्या ये बात समझ आ गई बिस्मा बेटा? क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को मजीद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजे हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को मसला? सर उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कब डिस्कस करवाएंगे? वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो आपने खुद करने हैं। अगर मैं हर टॉपिक को इतना डिस्कस करूंगा तो चैप्टर सारे ख़त्म नहीं होंगे बेटा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मार्क करते रहें, वो हम टाइम निकाल के आपसे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्लासेस में मज़ीद लगाऊंगा आपके लिए, लगानी पड़ेंगी मुझे, लेकिन अगर मैं एक ही टॉपिक को हर क्लास में डिस्कस करता रहूँगा तो हमारे पास चैप्टर्स थोड़ी टाइम ही नहीं बचेगा, चैप्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक आप जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसमें आप क्या क्या खुद कर सकते हैं, मैं आपको ज़रा टॉपिक्स बता रहा हूँ। एवरेज, एज और मिक्सचर के सवालात आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेजेस मैं सवाल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, परसेंटेजेस करके रखिएगा, मैं डिस्कस करूँगा आपसे।
वर्क एंड टैंक आप खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को मसला? यस क्लास। 8 में मसला है सर, जो ऐड मैथ के टॉपिक्स हैं बायनॉमियल परम्यूटेशन वगैरह वो आप करवाएंगे? यार वो तो नहीं आते इसमें। परम्यूटेशन भी बहुत इजी वाला आता है, मतलब बहुत लो लेवल है इसके अंदर, जो कि मैं करवाऊंगा आपको। जाहिर सी बात है, मैं हर चीज़ कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। जो आप क्वेश्चन कर सकते होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। सर वो आते हैं, आई चेक्ड ऑन IBS वेबसाइट। बायनॉमियल तो नहीं आता बेटा। बायनॉमियल आपने, आपसे किसने कहा? बायनॉमियल अगर आपने देखा है तो वो BS CS के लिए देखा होगा या BS मैथ के लिए देखा होगा, और भी 3-4 फोर। आपने BS CS का तो नहीं देख लिया सिलेबस? आप ज़रा मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें जो आपने देखा है, तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। सर आप BS CS की तैयारी कराएंगे ना बेटा, वो इसमें नहीं है। BS CS की तैयारी इसमें नहीं है, वो इंजीनियरिंग में आती है। इंजीनियरिंग की तैयारी हमारे नियोगी कैट प्रोग्राम में होती है। अगर आप BS CS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नियोगी कैट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, बेस कैट प्रोग्राम नहीं। जी हाँ, प्लीज़ एक्नॉलेज। क्लास के बाद मुझे आप सेंड करें। सर आई हैव आस्क्ड असनैन सर, सो ही टोल्ड कि IB के प्रोग्राम्स इसमें हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस्माइल साहब। उनको आप बता दीजिए कि IBA का BS CS प्रोग्राम करना है मुझे, उसमें एडवांस मैथ का पोर्शन आता है जो कि हम बिस्कैट में नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना था। वो कह रहे हैं व्हेन द गैसोलीन गॉज ऑन ऑफ एन ऑटोमोबाइल शोज 1/8, 14 gallons I needed to completely full the tank. What is the capacity in total of the gasoline? वो ये कह रहे हैं कि 1/8 ऑफ द टोटल में मुझे प्लस करना था 14 टू मेक इट कंप्लीट। तो इसका मतलब 14 जो है वो बेसिकली 7/8 ऑफ द टोटल है। तो टोटल निकाल लो। टोटल आ जाएगा जनाब हमारे पास 16। किसी को मसला? यहाँ तक आगे बढ़ जाएं। यस क्लास, आगे बढ़ जाएं। ओके, 10 मर्चेंट्स एग्रीड। 9 में किसी को मसला है तो बताइए, मैं करा दूं। यस क्लास, किसी को 9 में मसला, 10 में मसला बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए, सारे करवा दें। शहजाद ऐसे नहीं होता, इसका मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे ना। देखो नुकसान क्या होगा इससे। शहजाद आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर आप खुद करा दें सर। देखो मुझे सारे कराने में इशू नहीं है, मैं आपको अलग से भी सवाल ला के करवा दूंगा। तो बस बात को नहीं समझ रहे कि IBA का टेस्ट सर ऐसा नहीं देना। IBA का टेस्ट तुम लोगों ने देना। अगर तुम लोग खुद से नहीं ट्राई करोगे तो तुम लोग आगे कैसे बढ़ोगे? मैंने करवाने हैं, मैंने वो सवाल करवाने जो तुमसे नहीं हो रहे, जो तुमने अटेम्प्ट किए में। जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किए और मुझसे करवा रहे हो तो भाई अपना नुकसान कर रहे हो। इस बात को समझो बेटा। सर इसका डी होगा ना, m/2। मैं करवा देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। मैं अटेंड किया था, पूछ रहा था। अच्छा बेटा, बाकी सबसे गुजारिश है सर, लेकिन अटेम्प्ट करके कैसे चेक करें कि सही है या नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस अगर आपके मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है।
आपस में हम यहाँ पर पूछ भी सकते हैं बच्चों से कि ज़्यादातर के आंसर्स क्या आ रहे हैं। मोस्टली अभी 9 किसने किया उसका आंसर क्या आ रहा है। सर बड़ा आंसर की तो शेयर कर दें प्लीज़, वरना हमें कैसे पता कि आंसर सही है या नहीं। बेटा आई एम वर्किंग ऑन इट, आसान काम नहीं है, आंसर की बनाने में टाइम लगता है। 10 merchants agreed to purchase uniforms for a local baseball team at a total cost of $M. After disagreement, 2 merchants dropped out of the project. By how many dollars was the cost to each merchant remaining increased? देखिए हमारे पास जो एक मर्चेंट के पैसे थे वो बेसिकली थे हमारे पास M/10 थे। तो इसका मतलब 2 मर्चेंट्स के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2M/10। तो ये बन जाएगा 1/5M। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीज हो जाएगा जनाब, पहले वो दे रहे थे M/10, वो मजीद 1/5M भी देंगे। तो बेटा ये एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, कितना आ रहा है भाई, अच्छा एक मिनट 2 मर्चेंट्स का जो है वो बाकी 8 में डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड बाय 8 करेंगे हम इसको। तो 1/5 जो हमारे पास अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमें बाकी 8 लोगों में बांटना है। तो 1/40 ऑफ M हो जाएगा वो। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पर हम करेंगे 1/40, तो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 4 + 1 5। एक मिनट यार, ज़रा सोचने दो मुझे। 1 मर्चेंट हमें बताने से इंक्रीज कितना होगा कॉस्ट में, वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी पूरी कॉस्ट। 1/40 आंसर है सर। 1/40, अच्छा सॉरी, बाय हाउ मेनी डॉलर वाज द कॉस्ट टू ईच मर्चेंट रिमेनिंग इंक्रीज्ड। अच्छा सॉरी सही, रिपीट करना है भाई, रिपीट कर देते हैं। देखो बेटा एक मर्चेंट का हमारे पास हिस्सा था M/10, ठीक है। तो एक मर्चेंट का हिस्सा अगर हमारे पास M/10 था तो 2 का हिस्सा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा बेटा 1/5। अब बेसिकली जो 1/5 का जो खामियाजा है ये बेचारे 8 लोग भरेंगे, क्योंकि 8 लोग रह गए थे। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1/8 कर दिया। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1/8 किया तो बेसिकली हमारे पास वो पोर्शन आ गया जो हर किसी पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वो हमसे पूछें कि इंक्रीज होने के बाद कितना पे करेगा तो वो फिर हम मजीद निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना मांगा है कि जितना इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहे हैं असलम, अशरफ एंड अकरम आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क for ₹529. Aslam and Ashraf together were supposed to do 19/23 of the work, so Akram should be paid. Akram का जो हिस्सा है बेसिकली क्या बनेगा, 1 - 19/23, जो कि हो जाएगा जनाब 4/23 ऑफ, वो बेसिकली 4/23 हासिल करेगा 529 का, तो उसको मिलेंगे पैसे। तो जनाब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 23 × 4 करूँगा तो जनाब ये आ जाएगा 92। ओके, अ मैन लीव्स हिज estate to his wife and 2 sons. If wife receives 1/3 of the estate and each son receives 1/2 of the remainder, find the value of entire estate if each son receives 4,000 as his share.
वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास अ मैन लीव्स स्टेट टू हिज वाइफ एंड 2 सन्स इफ वाइफ इज 1/3, तो हमारे पास जो वाइफ है तो वाइफ को मिलेगा 2/3, नहीं 1/3 ऑफ, सॉरी 1/3 मिलेगा, और जो सन्स को मिलेगा 2 सन्स को वो मिलेगा हाफ ऑफ द रिमाइंडर। तो इसका मतलब मैं 1/3 का हाफ कर दूंगा तो जनाब ये हो जाएगा 1/6। और क्योंकि ये 2 सन्स का है तो अगर मैं 1 सन का निकालूंगा 1/2 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं एक सन का निकालूंगा तो ये 1/12 हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि एक सन ने जो है बेसिकली 1/12 है वो किसका, एक सन जो है वो 1/12 है, और 1/12 जो है बेसिकली कितना है, टोटल का जो 1/12 वो कितना दिया हुआ उन्होंने, 4000 दिया हुआ है। ईच सन रिसीव्स 1/2, नहीं 1/2 ऑफ द रिमाइंडर लिखा हुआ बेटा, कर तो दिया, सॉरी अब सही है, अब सही है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 4000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000। एक मिनट देखो भाई, वाइफ ले गई 1/3, ठीक हो गया, तो रह गया 2/3। तो 2/3 जो बचा है, 2/3 का जो हाफ है मतलब 1/3 ऑफ द टोटल, वो लेके जा रहे हैं 2 सन्स। तो अगर एक सन को मिल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटायर स्टेट इफ ईच सन रिसीव्स 4000 एज हिज शेयर। तो 2 सन को अगर 1/3 मिल रहे हैं तो एक सन को 1/6 मिलेंगे, और ये जो 1/6 है ये बेसिकली टोटल का 1/6 जो है वो 4000 के बराबर है। तो टोटल तो 4 6 24 आएगा, ना तो आंसर नहीं है सर। ईच सन का 1/2 है, ओके इसका मतलब यहाँ 2 सन नहीं है 1 सन है ना। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, समझ गया, गलती से मार सही, सॉरी सॉरी बेटा मामा, सॉरी, गौर से नहीं पढ़ा सवाल। देखिए बेटा, गौर से ना पढ़ने का सब नुकसान। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इन अ ग्रेजुएटिंग क्लास with the same number of boys and of girls, 1/8 of the girls and 5/6 if the boys are honor students, which part, सर 11 वापस समझा दें। देखो बेटा शहजार, वाइफ ले गई 1/3 ऑफ द टोटल, जो रिमाइंडर बचा वो है 2/3। 2/3 का जो हाफ है वो बच्चा ले जाता है, और जो बच्चा लेके जा रहा है वो बेसिकली 1/3 हो गया अब टोटल का। तो 1/3 जो है वो टोटल का अमाउंट दिया हुआ है 4000 के बराबर। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 12000 आ गया आंसर। गॉट इट। अच्छा जी, इन अ ग्रेजुएटिंग क्लास with the same number of boys and of girls, 1/8 of the girls and 5/6 of the boys are honor students. What part of the class consists of boys who are not honor students? देखो ऑनर स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली हाफ है, क्योंकि आधे जो हैं वो गर्ल्स हैं आधे बॉयज़ हैं, तो आधे जो बॉयज़ हैं उसमें से भी जो 1/6 हैं वो बेसिकली नॉन ऑनर है। तो उसने मांगे हमसे नॉट ऑनर।
बात समझ आ गई? नॉट ऑनर बॉयज की बात हो रही है, तो बॉयज थे हाफ और उसमें से जो ऑनर वाले थे वो थे 5/6, तो नॉट ऑनर वाले कितने होंगे? 1/6, तो 1/12 आ गया ऑफ टोटल। बात समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चंस सारे के सारे रिपीट हैं, चेक कर लें जरा। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट है। सर आप एक काम करें, हमें इनकी आंसर शीट प्रोवाइड कर दें तो हम आसानी से कर लेंगे। ये जो हमारी गलती होगी हम उससे खुद भी देख सकते हैं, फिर आपसे बाद में भी समझ सकते हैं। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। हमारा बेटा मेरा शेड्यूल होता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पे और मैं आंसर्स की बना रहा हूँ बेटा। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी आंसर की आपके पास नहीं है, मोस्टली की आपके पास आंसर की है। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट मुनीब। ऑलराइट सर। आई एम वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर करता हूँ आंसर की। तैयबा बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेने, मैं ये फाइल भेज देता हूँ ना आप लोगों को, मैं ये फाइल ग्रुप पे भेज दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम बचा है तो हम करते हैं जनाब कुछ क्वेश्चंस मज़ीद। सर जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजे थे उसके 2-3 क्वेश्चंस में मसला है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा लाइव, ठीक है? अच्छा जी, हमसे कह रहे हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे वाज 88 डिग्री। The average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 90 degree. That for Friday being 93 degree, what is the temperature on Monday? देखिए बेटा, हमें मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे अगर मैं निकालूं तो ये 88 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कितना दिया हुआ है हमें, प्लस फ्राइडे भी। फ्राइडे की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 93, और ये कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा जी, कुछ बेसिक बातें समझ लें। देखिए बेटा, एवरेज हमारे पास होता है सम अपॉन, इसका मतलब हमारे पास जो सम है वो किसके बराबर होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। ठीक है बेटा, तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने जो शुरू के 4 दिन थे उनका निकाल लिया, और उसके बाद जो बाद के 4 दिन थे उनका निकाल लिया, और फ्राइडे की वैल्यू मुझे गिवन थी वो मैंने पुट कर दी।
तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 93 जो लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है वो यहाँ के माइनस हो जाएगा, और बेसिकली अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 360 माइनस 93। 360 में से 93 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, निकाल लीजिए। 60 चला गया, 33 चला गया, 267। तो 267 जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो जनाब मंडे मेरे पास आ जाएगा बराबर, मंडे प्लस 267 बराबर होगा 88 मल्टीप्लाई बाय 4। 88 का डबल करेंगे हम, कितना हो जाएगा 172। 172 का दोबारा डबल कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 352। और अगर हमें मंडे निकालना है तो मंडे हमारे पास बराबर आएगा, यस क्लास आर यू विद मी, सब मेरे साथ ही हैं, 85। कोई मसला इस सवाल में, क्या ये सवाल समझ आ गया या कोई मसला है इसमें? वन 172 का डबल, हाँ तो 170 का डबल करो, देखो बेटा 88 का डबल करो 176 आएगा ना बेटा, सॉरी 176 आएगा। 176 का डबल करोगे 352 आएगा, सही, ओके। अच्छा जी, द एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे, अच्छा बिल्कुल सेम सवाल है, कर लेंगे या करवाऊँ मैं ये? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम सवाल है, कर लेंगे या करवाऊँ मैं? करवा दें। वो कह रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे, संडे एंड मंडे वाज 82, तो 82 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, और ट्यूसडे का 89 दिया हुआ है हमें उन्होंने, और वो था 85, तो 85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा संडे प्लस मंडे की वैल्यू, यार ये जना 166। तो इसका मतलब मेरे पास जो सैटरडे है वो बराबर हो जाएगा 82 मल्टीप्लाई बाय 3, 246। 246 में से माइनस करूँगा मैं 166, सैटरडे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, अ बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85 and thereby increases his average by 3. His average after 17th inning is, a batsman in his 17th inning makes a score of 85. देखो अगर मैं उसकी बात करूं एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स का, तो ये बराबर होगा सम ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ 17 का, तो एवरेज ऑफ 17 आएगा मेरे पास सम ऑफ 17 डिवाइड बाय 17। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो सम ऑफ 17 है बेसिकली बराबर होगा सम ऑफ 16 प्लस उसने 17 इनिंग में स्कोर किया 85, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा। अ बैट्समैन in his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3। तो हमें यहाँ पर एक और वैल्यू दी हुई है, वो ये दी हुई है कि एवरेज ऑफ 17 जो है वो बेसिकली बराबर है एवरेज ऑफ 16 प्लस 3 के। क्या ये बात समझ आ गई? एवरेज ऑफ 16 की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, एवरेज 16 था मेरे पास ये,
और +3। एक मिनट। और एवरेज ऑफ 17 मेरे पास कितना है, ये निकला हुआ है। एक मिनट। A batsman in his 17th inning makes a score of 85. Sorry. A batsman in his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. His average after 17 inning is. मैं भी सोच रहा हूँ रिपीट कैसे करूँ, अभी सबर तो करो। सर स्कोर 85 बनाया ना, सब हमारे पास मालूम है हमें। क्या मालूम है? 85 स्कोर जो बनाया इससे, फिर एवरेज 3 से बढ़ गया, 85 मल्टीप्लाई 3 कर ले। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। 85 मल्टीप्लाई 3 करके डिवाइड बाय 17 कर ले। नहीं, एवरेज इंक्रीज हुआ है 3 से। क्या तुम क्या कह रहे हो, मेरी बात ही समझ नहीं आ रही मुझे। सर मैं कह रहा था कि 85 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 17 कर लेते, क्यों, तो क्या उससे क्या हमारा क्या, क्या वजह है इसमें? रीजन, टेल मी द रीजन। उससे तो एवरेज आ जाता 17 इनका। आपकी बात नहीं समझ पा रहा, स्टिल मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। आप ये कह रहे हैं कि मैं 85 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और डिवाइड कर दूं 17 से, क्यों? कोई रीजन तो बताओ मुझे। बेसिकली मेरे पास जो सम ऑफ 16 इनिंग्स है वो बेसिकली मेरे पास दिया हुआ है मुझे, बराबर होगा एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स मल्टीप्लाई बाय 16। सही है। उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ 85 प्लस कर दूं, मेरे पास सम ऑफ 7, सर हम अपॉन 3, सर हम 3/17 क्यों, यही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये 3/17 क्यों करेंगे, बता ही नहीं रहे। अब अगर मुझे सम ऑफ 17 चाहिए तो बराबर होगा सम ऑफ 16 प्लस 85 के, लेकिन यहाँ से मुझे सम नहीं पता ना। अच्छा जी, देखते हैं भाई, देखते हैं दोबारा देखते हैं, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में। मेरे पास एक अमाउंट X17 हमें फॉर सपोज दिया हुआ है 85, तो मेरे पास जो एवरेज ऑफ 17 है वो बेसिकली एवरेज ऑफ 16 प्लस 85 है। एवरेज ऑफ 16 मुझे नहीं पता। सर आंसर 34 है क्या? आंसर हमें पता होता तो क्या बात थी, हम तो निकाल रहे हैं ना आंसर की। आप मुझे अपना एक्स ले लें। क्या कह रहे हो बेटा? एवरेज ऑफ 16 एक्स ले लें और एवरेज ऑफ 17 एक्स प्लस 3 ले लें हम लोग। ये x है, ये x+3 है। फिर इक्वेट करके एक्स फाइंड कर लें सर। देखो बेटा दोबारा से, एवरेज ऑफ 17 मैंने ले लिया x+3, ठीक है,
और एवरेज ऑफ 16 है, वो मैंने ले लिया x। सर आप 16 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 17th इनिंग का स्कोर है ना 85। ये बेसिकली है हमारे पास सम ऑफ 16 डिवाइड बाय 3। ओ गलत लिख दिया, सम ऑफ 17 डिवाइड बाय 3 है, और ये हमारे पास सम ऑफ 16 डिवाइड बाय 3 है। तो x प्लस 3 जो है वो बेसिकली सम ऑफ 16 प्लस 85 अपॉन 3 हो गया। सम ऑफ 16 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ये आएगी 3x प्लस 85 अपॉन 3, हो जाएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 85। हो जाएगा 6x, 85 में से 9 निकालेंगे 74 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 74/6। 16 इनिंग्स का टोटल होगा x प्लस 17 इनिंग्स का स्कोर, दैट इज 85। आपने जब 3 का कॉस्ट मल्टीप्लाई किया तो 3x होगा। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या भंडारा है, क्या भंडारा है मुझसे। दोबारा करने की कोशिश करते हैं। सर 85 माइनस 9 इज 76। सर ये पूरा टॉपिक वापस करवा दें। क्वेश्चन 1 और 2 समझ में आ गया आपको शहजाद? क्वेश्चन 1 और 2 समझ में आ गया आपको या उसमें भी मसला है? शहजाद क्वेश्चन 1 और अच्छा मसला है। सर इस तरह कंफ्यूजन बहुत हो रही है। सर थोड़ा इशू है सर। ओके मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ ये 2 क्वेश्चंस, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को एवरेजेस में दोबारा से करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी ये 2 क्वेश्चन दोबारा सुन लें जिनको मसला हो रहा है। देखिए बेटा, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन टोटल के। देखो जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इसमें कोई चीज मिसिंग है, कोई एक चीज कम है। या तो सम मुझे पता हो एटलीस्ट पहले का, या पहले का एवरेज पता हो, उसने मुझे कोई भी चीज नहीं बताई है। यहाँ पर क्वेश्चन में इशू है। सर आप पहले से सॉल्व करके करवाएं तो बेटर होगा, इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ठीक है बेटा, ओके लारेब, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं पहले से सॉल्व करके रखूंगा आप लोगों के लिए, फिर आप लोग समझा। ओके अच्छा। उमर जाहिद और शाहजार, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोबारा से समझ लीजिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अलविना बेटा 2 मिनट रुक जाए, मैं इनको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझा दूं, फिर उसके बाद मैं 3 भी समझा देता हूँ। अगर टाइम नहीं बचा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके अच्छा, वो ये कह रहे हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वाज 88। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैंने प्लस किया, वो बराबर आ गया 88/4 के, क्योंकि सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। शहजार और उमर, क्या ये बात समझ में आ गई आपको?
अच्छा जी, उसके बाद हमने किया, उन्होंने कहा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे जो है उनका 90 है, तो मैंने ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे को सम किया और उसको बराबर रख दिया 90 + 4 के। क्या ये बात समझ आ गई आपको? शहजाद और उमर, क्या ये बात समझ आ गई आपको? ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से 93 को इधर प्लस हो रहा था, वहाँ ले जाकर माइनस कर दिया, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे की मेरे पास वैल्यू आ गई। जो भी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे की वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास मंडे का आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, शहजार एंड उमर, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से। क्या मुझे समझाना है दोबारा या जरूरत नहीं है? ओके, अच्छा जी जनाब, हमारे पास न्यू एवरेज बराबर होता है A1 A1N1 प्लस A2N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई पहले से हमारे पास सम हो या पहले से हमारे पास कोई एवरेज हो, तो A1 कह रहा हूँ मैं पुराने किसी एलिमेंट्स को, उनके एवरेज को, ये और गबूल का है A2 ना, और A2 में उसका कह रहा हूँ टक्कर का कोई नहीं है। माँ का किसी पे हमें बना के दे सकता है, कौन है भाई? साथ ये साथ बात करेंगे तो अम्मा तैयबा, वो भी। माइक देखा करें भाई अपने आप लोग। तो ये वाला सवाल फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? देखें, अब हमसे कह रहे हैं द एवरेज, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3 मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 45 बॉयज इज 15 years. By the admission of 5 new boys, the average is reduced to 14 years. Find the average of the new boys. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला यूज करूँ तो मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? देखें मेरे पास क्या क्या वैल्यू है। वो ये कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ अ क्लास ऑफ 41 बॉयज। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो पहले एवरेज था 45 बॉयज का, वो 15 years था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले का एवरेज देखूं तो मेरे पास वो था कितना, 45 बॉयज का 15 years था, तो 15 मेरे पास हो गई A1 की वैल्यू और N1 हो गया मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज। तो 45 बॉयज थे और मेरे पास 15 उनका एवरेज था। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बाय द एडमिशन ऑफ 5 न्यू बॉयज, 5 मजीद बॉयज आए मेरे पास, और जो मेरे पास एवरेज है अब वो हो गया कितना, 14 years हो गया। तो 14 इज माय न्यू एवरेज, ठीक है। और जो अब N1 प्लस N2 है बेसिकली वो टोटल है। तो पहले 45 बॉयज थे और अब मजीद 5 बॉयज आ गए, तो मैं यहाँ पर 50 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास टोटल। A2 की वैल्यू मुझे नहीं पता,
नया जो बॉयज़ का एवरेज है मेरे पास, और नंबर ऑफ बॉयज़ जो ऐड हुए थे वो ऐड हुए थे 5। तो अब यहाँ से मुझे A2 की वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं 14 मल्टीप्लाई बाय करूँ 50 तो ये आ जाएगा मेरे पास 700। इक्वेट हो जाएगा जनाब 15 मल्टीप्लाई बाय 45 जो कि है 675 प्लस 5 A2 जो कि बॉयज़ का है जो बाद में आए थे। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ वैल्यू, सर इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन 3 सॉल्व नहीं हो सकता, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 25 और 25 बराबर हो जाएगा 5 A2 के। तो इसका मतलब मेरे पास जो A2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। क्या ये बात समझ आ गई? सर ये ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले का हम जो 45 बॉयज है उनका सम निकाला, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर दूसरे का सम निकाला, फिर माइनस करके डिवाइड बाय 5 कर लिया। देखो बेटा, ये फॉर्मूला बेसिकली इसी तरीके से आया है कि यहाँ पर बेसिकली न्यू एवरेज जो है वो किसके बराबर है? ये बराबर है न्यू सम अपॉन न्यू टोटल के। सही है लारिफ? तो मेरे पास जो बेसिकली न्यू सम है वो क्या होगा? S1 प्लस S2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 होगा। क्या ये बात समझ आ गई? और क्योंकि जी सम बराबर है एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। लारे बात समझ आ गई? तो तुम जो कर रहे हो तुम भी सही कर रहे हो, तुम पहले सम निकाल रहे हो, तो वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस फॉर्मूला? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करें तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मेरी अगली क्लास है। तो कुछ समझ आया भाई आज? यस सर। उमर बेटा तुम्हारे समझ में आया? शाहजार बेटा समझ में आया? नेक्स्ट क्लास के लिए सॉल्व करके आए? हाँ बिल्कुल करके आए, ताकि जो नहीं होंगे वो हम डिस्कस करेंगे ना। उमर आर यू देयर? या क्लास छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए? यही टॉपिक? नहीं, मैं टॉपिक्स आपको लोगों को बता रहा हूँ। जी सर, आई एम हियर सर, समझ आया बिल्कुल। उमर समझ आ गया? अच्छा बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ चैट पे लिख रहा हूँ, ज़रा देख लें गौर से। यही एवरेजेस वाले क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? अच्छा, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने। फ्रैक्शन तो करवा दिया मैंने, ठीक है? परसेंटेज कैसा वाला ट्राई करने हैं, ये सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा, शुरू में होता है प्रॉब्लम, समझ में आने में मसला होता है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हमने कर लिया है, ओके। बस ये 4 टॉपिक्स आपने ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह सारे सवालात अब मैं डिस्कस करूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे सवालात डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों की आंसर की साथ साथ बन जाए, ठीक है बेटा? इज एवरीबडी ओके विद इट? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए हैं उसकी आंसर की तो मौजूद है, उसको भी सॉल्व करें। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझसे फिर नेक्स्ट क्लास में या उसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, टेंशन मत लें। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि ये बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है? तो टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और डे बाय डे इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट तो आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रही होगी, ठीक है बच्चों? चलो अल्लाह हाफिज़।